हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोइटस सीमन इज़ रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जिसको हम इंसेमिनेशन भी कहते हैं। यानी कि कॉपुलेशन जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके दौरान जो सीमन है यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं, स्पर्म्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं पेनिस के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वेजाइना के अंदर, जिस प्रोसेस को इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। जो मोटाइल स्पर्म्स है, मोटाइल यानी कि जो मूवमेंट करने में कैपेबल है, वो स्पर्म्स रैपिडली स्विम करते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए पास करेंगे आगे यूट्रस के अंदर, और फाइनली वो एम्पुलरी रीजन है जो फैलोपियन ट्यूब का, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। जो इस तरह से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हमने जो डिस्कस किया था, उसके अंदर जो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, जो यहाँ पर एम्पुलरी रीजन, हमारे यहाँ 3 पार्ट थे फैलोपियन ट्यूब के, तो जो उसका इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन है वहाँ ये पहुँच जाएंगे, जो कि बेस्ट साइट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओवम रिलीज़ होगा ओवरी से और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वो भी एम्पुलरी रीजन में, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी हो सकता है अगर ओवम और जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सेम टाइम पर एम्पुलरी रीजन के अंदर। इसी वजह से हर बार कोपुलेशन के दौरान ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो और प्रेगनेंसी की प्रोसेस प्रोसीड करे। जो प्रोसेस है फ्यूज़न ऑफ स्पर्म की ओवम के साथ, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म है वो कांटेक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा, जो लेयर है ओवम के चारों तरफ प्रेजेंट, उसके, और इंड्यूस करता है उसके मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस को, जिससे बाकी के जो एडिशनल स्पर्म्स है उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि जैसे ही एक स्पर्म ने भी ओवम की जोना पेल्यूसिडा लेयर के साथ कॉन्टेक्ट किया, उसी टाइम पे सिर्फ जो ये लेयर है, ठीक है, एक स्पर्म की एंट्री होते ही बाकी की यहाँ पर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, बाकी के स्पर्म्स अब एंटर नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, ये इंश्योर करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज़ करे। उसके बाद जो स्पर्म का जो पार्ट है एक्रोसोम, वो हेल्प करता है स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर एंटर करने में जोना पेल्यूसिडा लेयर के थ्रू, और जो प्लाज्मा, और उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर। यहाँ आप एक बार डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये ओवम है, इसके चारों तरफ ये जोना पेल्यूसिडा लेयर है, और यहाँ से स्पर्म एंट्री करेगा, और जो ये एक्रोसोम है ये हेल्प करेगा इसे पेनिट्रेट करने में ओवम की लेयर को, सेल मेम्ब्रेन को, जो ओवम की मेम्ब्रेन है। इससे क्या होगा, जो मियोटिक डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, और सेकंड मियोटिक डिवीज़न भी हमारा होगा वो अनइक्वल होगा, जिससे हमारी सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी। एक साथ में यहाँ पर हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम ऊटिड भी कहेंगे, उसकी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का, वो फ्यूज़ करेगा ओवम के साथ, और दोनों मिलकर बना देंगे एक हैप्लॉइड जाइगोट। यानी कि n नंबर ही मेल स्पर्म के अंदर है और n नंबर ऑफ गैमेट्स ही फीमेल गैमेट के अंदर है, दोनों मिलकर 2n यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। अगर हम बात करें कितने क्रोमोसोम्स होंगे जाइगोट में, आपने खुद से सोचना है, क्योंकि मियोटिक डिवीज़न हुआ है तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर पहले हाफ क्रोमोसोम्स हुए, लेकिन अब दोनों कंबाइन हो चुके हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ये आंसर आपने मुझे करना है क्लास ग्रुप के अंदर। आगे अगर हम बात करें जो क्रोमोसोम पैटर्न है, अगर हम इसको किस तरह से हम जज कर सकते हैं कि जो सेक्स है बेबी का, चाइल्ड का, वो क्या होगा, तो ह्यूमन फीमेल में हमेशा XX क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट होता है, मेल के अंदर XY प्रेजेंट होगा। तो सभी के सभी हैप्लॉइड गैमेट्स जो भी फीमेल के अंदर ओवा प्रोड्यूस होगा, उनके अंदर हमेशा सेक्स क्रोमोसोम X होगा। जबकि अगर हम मेल गैमेट्स या स्पर्म्स की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम उनमें X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। 50% चांसेस रहते हैं कि X क्रोमोसोम होगा, अदर 50% है कि वो Y क्रोमोसोम कैरी करेंगे। जैसे ही फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो जाइगोट के अंदर हमारे XX का पेयर भी हो सकता है जो फीमेल चाइल्ड को लीड करेगा, XY का पेयर भी हो सकता है जो मेल चाइल्ड को लीड करेगा। इस तरीके से जो जाइगोट हमारा XX क्रोमोसोम कैरी करेगा वो फीमेल बेबी, और XY कैरी करेगा वो मेल बेबी के अंदर डेवलप करेगा। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, हम साइंटिफिकली अगर हम बात करें, जो एक मिथ है सोसाइटी के अंदर कि फ़ीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है जो चाइल्ड उसके सेक्स के लिए, तो ये गलत है। साइंटिफिकली ये करेक्ट है कि जो सेक्स है बेबी का वो डिटरमाइन फादर के थ्रू होता है, नॉट बाय द मदर। उसके बाद जाइगोट तो हमारा यहाँ बन चुका है। जाइगोट में अब बच्चों डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान रखना, पहले मियोटिक डिवीज़न हुआ था गैमेट्स फॉर्मेशन में, यहाँ माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, ये इक्वेशनल डिवीज़न है, ओके। और मियोटिक हमारा रिडक्शनल डिवीज़न था। तो माइटोटिक डिवीज़न जाइगोट में स्टार्ट हो जाएगा, और इस्थमस है जो ओविडक्ट का, वहाँ पहुँच जाएगा धीरे धीरे, जिसको हम कहेंगे क्लीवेज, और ये क्लीवेज हमारी यूट्रस तक पहुँच जाएगी। और यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है अभी हमारी
पहले 2 सेल्स जो जाइगोट के अंदर प्रेजेंट थी, देन 4 सेल्स, 8 सेल्स, देन 16 डॉटर सेल्स जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। यानी कि पहले सिंपल हमारा यहाँ पर ये ओवम प्रेजेंट है, स्पर्म्स ने एंट्री की, हमारा ये जाइगोट बना 2 सेल्स, उसके बाद यहाँ पर क्लीवेज होना यानी कि डिवीज़न होना शुरू हो जाएगा। 2 सेल से ये 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 4 से 8 से 16, इस तरीके से अब हम इस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। अब जो एम्ब्रियो है जिसके अंदर 8 to 16 सेल्स प्रेजेंट होंगी उसको हम कहेंगे मोरुला। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारे डायग्राम है ये शो करते हैं, ये देखो पहले ओवम, ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट, उसके बाद 4 सेल्स, देन 8 सेल्स, और इस तरीके से हमारी ब्लास्टोमियर, और उसके बाद ब्लास्टोमियर के बाद मोरुला की फॉर्मेशन होगी। ब्लास्टोमियर्स के 8 to 16 सेल का जो ग्रुप है ब्लास्टोमियर का उसे हम कहेंगे मोरुला। मोरुला हमारा कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये आपने बच्चों क्या करना है, एक ग्राफिकल फॉर्म में लिखना कि जो ब्लास्टोमियर है 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स का ग्रुप मोरुला, मोरुला कंटिन्यू करेगा ब्लास्टोसिस्ट में, उसके बाद ये कंटिन्यू करेगा आगे यूट्रस के लिए। ठीक है, यूट्रस में कंटिन्यूसली डिवीज़न हो जाएगा, यूट्रस की तरफ मूव करेंगे। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद यूट्रस में अटैच करेंगे। जो ब्लास्टोमियर है ब्लास्टोसिस्ट का, उसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का इनर ग्रुप ऑफ जो सेल्स है उसे हम कहते हैं इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर हमारी अटैच हो जाएगी। जो एंडोमेट्रियम यूट्रस की हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो यूट्रस की सबसे इंटरनल लेयर थी जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहाँ पर अटैच हो जाएगी। इनर सेल मास भी हमारा डिफ्रेंशिएट करेगा एम्ब्रियो के अंदर। अटैचमेंट के बाद जैसे ही यहाँ पर ये अटैच हो जाता है उसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। ओके, जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा एंडोमेट्रियम से खुद को अटैच करेगा उसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। यूटेराइन जो सेल्स है कॉन्टिन्यूसली, यूटेराइन सेल्स हमारी कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे, और उसके बाद हमारा यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है अटैच हो जाएगा इस तरीके से, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाद आगे आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखो इम्प्लांटेशन हो चुका है यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो चुका है यूट्रस में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होना शुरू हो जाएंगी ट्रोफोब्लास्ट पर, जिसको हम कहेंगे कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई हमारी यूटेराइन टिश्यू को सराउंड करेंगी और मैटरनल ब्लड को भी, मैटरनल यानी कि जो मदर का ब्लड है उसे भी सराउंड करेंगी। उसके बाद जो कोरियोनिक विलाई है और यूटेराइन टिश्यू है वो धीरे धीरे इंटरडिजिटेटेड यानी कि एक दूसरे के साथ वो हम क्या कहेंगे अटैच होना शुरू हो जाता है और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तैयार हो जाएगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो फिटस और मैटरनल बॉडी, मदर की बॉडी के अंदर, जिसको बच्चों हम कहेंगे प्लेसेंटा। तो इम्पॉर्टेंट है प्लेसेंटा क्या है। अब हमारा प्लेसेंटा एक हम कह सकते हैं कनेक्शन है मैटरनल बॉडी और एम्ब्रियो या फिटस के अंदर, जो फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को एम्ब्रियो के अंदर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी या जितना भी वेस्ट मटेरियल है एम्ब्रियो ने प्रोड्यूस किया है उसको भी बाहर रिलीज़ करने में, रिमूवल में हेल्प करता है। प्लेसेंटा हमारी कनेक्टेड होती है एम्ब्रियो से अम्बिलिकल कोर्ड के थ्रू, जो सब्सटेंसेस को, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है एम्ब्रियो के अंदर। प्लेसेंटा साथ में कुछ हार्मोन्स को, जैसे एंडोक्राइन टिश्यू है और कुछ हार्मोन्स है लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स है, इनको भी इनके सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। जो लेटर फेज रहता है हमारा प्रेगनेंसी का, उसमें एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिंग, वो भी सिक्रीट होता है ओवरी के अंदर। अगर आपको ध्यान हो तो HCG, HPL और रिलैक्सिंग ये सारे के सारे हार्मोन वुमेन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही सिक्रीट होते हैं। पहले हमने आपने पढ़ा होगा हम लोगों ने कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, अब आपने इन हार्मोन्स को भी रिमाइंड करना है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये रिलीज़ होते हैं। इसके साथ साथ जब प्रेगनेंसी में जो दूसरे हार्मोन्स का लेवल है लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इनका भी हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ होता है। कुछ फॉल्स जैसे मैटरनल ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे जो इनका लेवल है इंक्रीज़ होता हुआ चलेगा। और साथ साथ में जो ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फीटल ग्रोथ के लिए भी, साथ में मदर के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं और प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए भी। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा उसके बाद जो इनर सेल मास था एम्ब्रियो का वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है। ये ह्यूमन फीटस है बच्चों, यहाँ पर ये यूट्रस की कैविटी है जहाँ पर वो अटैच्ड है, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यहाँ पर ये यॉर्क सेक है जिसके अंदर ये हमारा फीटस प्रेजेंट है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है एम्ब्रियो को। उसके बाद जो इनर सेल मास है वो डिवाइड करना शुरू करता है कॉन्टीन्यूसली, और आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म बना देगा। एक बीच की लेयर है मेसोडर्म, ये भी प्रेजेंट होती है जो अपीयर होती है कुछ टाइम बाद एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में।
तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर 3 लेयर सेल्स हमारी बनती हैं। 3 लेयर की जो सेल्स बना के टिश्यू बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाना शुरू करेंगे एडल्ट्स में। तो 3 लेयर्स हुई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ में इनर सेल मास के अंदर कुछ स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर पोटेंसी यानी कि कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे डिवीज़न करेंगी कॉन्टीन्यूसली, और बहुत सारे जो बाकी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उनको भी, उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक रहती है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइमिंग रहेगी। ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो हर्ट बनता है। एम्ब्रियो के अंदर हर्ट की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट साइन है ये ग्रोइंग फीटस का। हर्ट साउंड भी हम इजीली स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो फीटस के है उसके लिम्स एंड डिजिट्स यानी कि हाथ पैरों की उंगलियां हमारी बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन्स हैं यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे लिम्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, लिम्स वही हमारी जो उंगलियाँ हैं, ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो विजिबल हैं वो बनना शुरू करेंगे। फर्स्ट मूवमेंट है फीटस की, और साथ में जो हेयर है हेड के ऊपर, हेयर की अपीयरेंस भी जो हेड के ऊपर हेयर्स हैं वो भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं 5th मंथ के दौरान। अगर हम बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में यानी कि 6 मंथ के एंड में, जो बॉडी है कम्प्लीटली फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर्स की ग्रोथ से कवर हो जाती है। आईलिड्स, पलकें वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, आई लैशेज़ बनना शुरू हो जाती हैं, और 9 मंथ के एंड में जो प्रेगनेंसी है कंप्लीट हो जाएगी और फीटस हमारा फुली अब डेवलप हो चुका है डिलीवरी के लिए। ओके, अगर हम बात करें पार्चुरेशन और लैक्टेशन के लिए, तो ये बेसिक टर्म्स हैं बच्चों। पार्चुरेशन क्या है? देखो, जो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी की वो 9 मंथ्स है, और इसके दौरान इसी पीरियड को हम, जो डेवलपमेंट पीरियड है, इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के एंड में, जिससे जो फीटस की डिलीवरी है ईजिली होती है, और इसी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन, यानी कि फाइनल जो इजेक्शन है फीटस का डिलीवरी के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं, सिग्नल्स सेंड होते हैं। तो ये सिग्नल्स हैं पार्चुरेशन ओरिजिनेट करने के लिए फुली डेवलप फीटस के और प्लेसेंटा के, जो इंड्यूस करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को। इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि किस तरह से कौन से सिग्नल्स जो है प्लेसेंटा सेंड करेगी, फीटस सेंड करता है ब्रेन को या ह्यूमन बॉडी को, कि जिससे पार्चुरेशन की प्रोसेस प्रोसीड करेगी। ये जितने भी सिग्नल सेंड करते हैं उसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस तरीके से ट्रिगर मूवमेंट है, जो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो भी रिलीज़ हो जाता है मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन हमारे यूटेराइन मसल्स पर काम करेगा, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है, जिससे फर्दर सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलेट होगा। और इस तरीके से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों डिलीवरी के लिए। ठीक है, यानी कि फीटस को डिलीवर करने में, फीटस को पार्चुरेशन की प्रोसेस में। मेमोरी ग्लैंड्स भी फीमेल के अंदर बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन के अंदर जाती हैं, यानी कि बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही, और मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? प्रेगनेंसी के टाइम पर मिल्क फॉर्मेशन प्रोडक्शन को ही लैक्टेशन कहेंगे। साथ में ये मदर की हेल्प भी करता है न्यू बॉर्न चाइल्ड को मिल्क फीड करने में। तो ये एक और टर्म आपने ध्यान रखनी है, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम हमारा होता है मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, यानी कि स्टार्टिंग में जो सबसे फर्स्ट टाइम जो मिल्क फीडिंग मदर करती है अपने चाइल्ड को, दैट इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जो असेंशियल भी हैं न्यूबॉर्न बेबी की डेवलपमेंट के लिए, रेजिस्टेंट के लिए भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बढ़ाती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए टर्म यूज़ की जाती है। रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो मिल्क फीडिंग है, कोलोस्ट्रम भी हम कह सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाइल्ड की हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों आज। इसको अच्छे से आपने रीड आउट कर लेना है। कोई भी डाउट है बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।